ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बैंक में जो जो स्कीमें होती हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए, या जितने टाइप के अकाउंट बैंक में खोले जाते हैं उसमें से कुछ पर्टिकुलर टाइप के अकाउंट में इंटरेस्ट किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, यानी ब्याज दर कैसे मिलता है उसमें। अगर हम कुछ पैसा किसी पर्टिकुलर अकाउंट में सेव करते हैं, कुछ अमाउंट का पैसा किसी पर्टिकुलर अकाउंट में जमा करते हैं, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बैंक कैसे इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करती है, उस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। समझ आया? क्योंकि बैंक के पास बहुत तरह के अकाउंट की फैसिलिटी होती है, वो कस्टमर को, कंज्यूमर को बहुत तरह के अकाउंट की फैसिलिटी देती है कि आप हमारे यहाँ ये वाला अकाउंट खुलवा लीजिए, ये वाला अकाउंट खुलवा लीजिए, ये वाला अकाउंट खुलवा लीजिए। समझ रहे हैं? तो उनके पास मल्टीपल अकाउंट के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से ग्राहक को चुनना होता है कि मैं इस टाइप का अकाउंट प्रेफर करूँगा और ऐसे अकाउंट ओपन करके इसमें पैसा सेव करूँगा। ठीक है, अब हर तरह के अकाउंट में सेविंग अलग अलग होती है। सेविंग मतलब उसमें इंटरेस्ट अलग अलग मिलता है, किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी अकाउंट में कम इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं? अलग अलग तरह के अकाउंट हैं, लेकिन हर अकाउंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग अलग है। किसी में ज़्यादा ब्याज मिलता है, किसी में कम ब्याज मिलता है, और किसी में बहुत कम मिलता है। समझ गए? ठीक है, तो ये होगा, इनके बारे में जो हम पार्ट स्टडी करेंगे, ये पार्ट हमारा बैंकिंग पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैंकिंग। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो है टैक्सेशन, यानी गवर्नमेंट टैक्स कैसे कैलकुलेट करती है, चाहे वो सर्विस एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सेल्फ बिजनेस करने वाला हो, तो उससे गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेती है, उस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री हो जाता है, या कितनी लिमिट होती है जिसके हद तक टैक्स नहीं लगाया जाता, उसके बाहर अगर आपका अमाउंट चला गया, आपके पास उससे ज़्यादा पैसा आ गया इनकम, तो फिर उस ज़्यादा बढ़े हुए पैसे पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है, तो इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। आज के बेसिक लेक्चर में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? बैंकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग की बात करने से पहले ये वाला पोर्शन हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ना, बैंकिंग। ठीक बात? अच्छा, बैंकिंग कहाँ होती है? तो आंसर है बैंक में होती है। बैंक या पोस्ट ऑफिस, दोनों जगह लेन देन। बैंकिंग मीन्स लेन देन, आप पैसा जमा करिए, पैसा निकालिए, इंटरेस्ट लीजिए या इंटरेस्ट चुकाइए, इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना, पैसा डिपॉजिट करना या पैसा विड्रॉ करना। जो संस्था ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है वो बैंक कहलाती है। समझ आया? बैंक किसको बोलते हैं? इट इज़ ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वेयर money can be withdrawal or money can be deposited, interest can be withdrawal और interest can be deposited। या ये वो संस्था है जो आपको पैसा देती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप नीडी पर्सन हैं, आपको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, तो ये आपको पैसा देती है, लेकिन साथ में आपसे ब्याज वसूलती है। इंटरेस्ट पर आपको पैसा दिया जाता है इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से। ठीक बात? या इस इंस्टीट्यूशन में आप अपना कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, और अपना पैसा जब आप इस इंस्टीट्यूशन में रख देते हैं कुछ दिन के लिए, तो आपको वो इंस्टीट्यूशन उस पर ब्याज देता है, क्योंकि आपने अपना पैसा उनके पास रखा है, डिपॉजिट किया है, और वो पैसा वो यूज़ कर रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप वो पैसा जमा करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन उस पैसे का यूज़ कर रही है, तो बदले में आपको वो इंटरेस्ट देगी। तो आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, या बैंक आपको पैसा देती है आपके यूज़ के लिए, तो फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है। तो कभी आप इंटरेस्ट देते हैं और कभी आप लेते हैं। जब आप जमा करेंगे बैंक में पैसा तो आप इंटरेस्ट लेंगे, और जब बैंक आपको देगी लोन के तौर पर पैसा, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी। समझ आया? तो बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप पैसों का लेन देन करते हैं। कभी आप ब्याज देते हैं, कभी बैंक आपको ब्याज देता है लोन के रूप में। ठीक बात? समझ आया? ठीक बात? यहाँ तक समझ आ रहा है बात? आया? तो सबसे पहली चीज़ जिसमें हम बैंक की डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ इंडिया में बैंक बहुत तरह के हैं, कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं और कुछ गवर्नमेंट के भी बैंक चल रहे हैं। ठीक है ना? बैंक का काम समझ में आया? बैंक या पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप लेन देन कर सकते हैं पैसों का। कुछ पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको सेव करना चाहते हैं,
तो आप बैंक में जा कर के उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। आप अगर अपना पैसा बैंक में रखेंगे, पोस्ट ऑफिस में रखेंगे, तो रखने के एवज में, बदले में वो आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। या आपको ज़रूरत है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस से आप लोन भी लेते हैं, तो वो आपको लोन देंगे, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो संस्था ऐसी सुविधा देती है वो संस्था क्या कहलाती है? बैंक। तो पोस्ट ऑफिस भी एक टाइप का क्या है? बैंक, क्योंकि दोनों जगह हम लेन देन का काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? दूसरी चीज़, पैसा निकालने के लिए अगर हम बात करें तो आप बैंक जाके बड़ी लंबी चौड़ी लाइन में खड़े होकर के, उनके काउंटर में खड़े होकर के, उनके फॉर्म भर के जब आप सबमिट करेंगे तो आपके खाते से उतना पैसा डिडक्ट करके आपको देते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लाइन में नहीं खड़े होना चाहते तो आजकल तो हर बैंक वाले एक सुविधा आपको प्रोवाइड कराते हैं कि आप अपना कार्ड डालिए, नंबर डालिए और अमाउंट डालिए और पैसा निकाल लीजिए। वो मशीन क्या कहलाती है? एटीएम मशीन, ठीक है। एटीएम मशीन सिर्फ क्या काम में आएगी? पैसा निकालने को बोलते हैं विड्रॉ करना। पैसा विड्रॉ करने के लिए कौन सा मशीन यूज़ होता है? एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटेड, नॉट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक बात। और ये एटीएम की सुविधा 24 आवर इन अ वीक चालू रहता है, यानी हर दिन 24 घंटे ओपन होना चाहिए, जो कि आपके गांव में नहीं होता। सुबह 10 बजे 11 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे से पहले बंद हो जाता है, जबकि ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए। बाहर शहरों में आप जाएंगे तो एटीएम 24 घंटे आपको मिलते हैं खुले हुए, ठीक बात। तो एटीएम क्या है? एक पैसा विड्रॉ करने का एक साधन है, एक मीडियम है बोलेंगे, ठीक बात। तो ये भी बैंक का एक पार्ट है, बैंकिंग का एक पार्ट है। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमको कुछ पैसा जमा करना है। जैसे मेरे पास कुछ पैसा है, समझ लीजिए 10,000 रुपये मेरे पास है एक्स्ट्रा, और उस 10,000 को मैं सेव करके रखना चाहता हूँ। तो मैं अपने घर में अगर वो 10,000 रखता हूँ तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें से 500 निकलेगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो 1000 निकलेगा, कभी 5000 निकलेगा, और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। घर में रखने से सेफ नहीं बचेगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा 10,000 सेफ रहे और ऊपर से हम उसमें से कुछ कमा भी लें और एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। तो उसको कहाँ रखना चाहिए? बैंक में रखना चाहिए। तो अब हमने उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले हमको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब हम गए बैंक के पास या बैंक के मैनेजर के पास गए, जो भी पर्टिकुलर आपके लोकेशन में बैंक है, वेदर इट मे बी SBI, क्या बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक जो कि गवर्नमेंट का है, और यहाँ है ना आपके बगल में कोऑपरेटिव बैंक, यहीं पर सुने आप, जिला सहकारी बैंक जिसको बोलते हैं, और एक ग्रामीण बैंक भी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 3 बैंक है ना, एक कोऑपरेटिव बैंक, एक ग्रामीण बैंक और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 ब्रांचेस हमारे यहाँ अवेलेबल है हमारे गाँव में। बाहर जाएंगे तो आप आजकल बहुत सारे प्राइवेट बैंक आपने सुन रखे होंगे, जैसे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं प्राइवेट। तो आप जानते हैं बहुत सारे बैंक प्राइवेट भी हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के बैंक भी चलते हैं। यहाँ तक समझ आया? अब हम उस पर्टिकुलर बैंक के बैंक मैनेजर के पास गए कि सर हमको एक अकाउंट ओपन करना है, मैं कैसा अकाउंट रखना चाहूँगा, कैसा अकाउंट खोलना चाहूँगा। ऐसे अकाउंट में मुझे पैसा रखना चाहिए जिसमें कम ब्याज मिले या ज़्यादा ब्याज मिले। आप अगर खाता खोलते तो किस टाइप का खाता खोलना पसंद करेंगे? जिसमें कम ब्याज मिले या ज़्यादा ब्याज मिले? ज़्यादा ब्याज मिले, है ना। तो ठीक है, हमने भी यही सोचा कि ज़्यादा ब्याज वाला कोई अकाउंट होता हो तो भैया वही अकाउंट खोल दीजिए और हमारा पैसा जमा करिए, ठीक बात। तो बैंक मैनेजर ने हमको बताया कि हमारे यहाँ बहुत तरह की फैसिलिटी है अकाउंट की, यानी बहुत तरह के अकाउंट हम अपने बैंक में खोलते हैं, और हर अकाउंट का मेज़रमेंट या हर अकाउंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग अलग होता है। किसी अकाउंट में कम ब्याज मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है, किसी में और ज़्यादा मिलता है, लेकिन हर अकाउंट की अपनी अपनी कुछ शर्तें हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पूछा कि ये बताइए आपके यहाँ कितने तरह के अकाउंट अवेलेबल हैं। तो उन्होंने बताया, सुनिए कौन कौन से अकाउंट अवेलेबल हैं, नोट करिए, ठीक है, कितने टाइप के अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम नोट कर रहे हैं।
पहली चीज। टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। पहले तरह का अकाउंट समझिए, करेंट अकाउंट, ठीक है। और टाइप नोट कर लेते हैं। एक तरह का अकाउंट होता है सेविंग, सेविंग अकाउंट भी उन्होंने हमको बताया। तीसरे तरह का अकाउंट ये नोट कर रहे हैं आप? नोट करिए ना, कितने तरह के अकाउंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोले जा सकते हैं, ठीक है। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एंड एक और बड़ा फेमस है सीनियर सिटीजन अकाउंट, एससी अकाउंट बोलते हैं इसको ना। सीनियर सिटीजन अकाउंट। हाँ, एक और तरह का, दैट इज PPF। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPF? पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है। नोट करेंगे। अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, प्रोविडेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोविडेंट है या प्रोविडेंट जो भी है, ठीक है। और कोई अकाउंट याद है आपको? और जानते हैं क्या एक आता? और नहीं जानते? बस हो गया। कितने हो गए? 6 हो गए, काफ़ी हैं हमारे सिलेबस के स्कोप से, तो काफ़ी हैं। एक और नोट कर लीजिए, दैट इज नो फ्रिल्स अकाउंट, ये एटसेट्रा। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे लिए अभी इतने काफ़ी हैं, ठीक है। तो बैंक मैनेजर साहब ने जो है इतने तरह के अकाउंट गिना दिए। आप पूछते हैं कौन सा खोलूं? बोलिए आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहेंगे, ठीक है। तो हम तो इतने सारे अकाउंट सुन के हक्का बक्का हो जाएंगे, अरे ये तो हम कभी नाम ही नहीं सुने थे। एक जानते थे, बचत खाता, ये है बचत खाता। एक का नाम बड़े हमारे मम्मी पापा दादा दादी से सुनते आ रहे हैं, बचत खाता खुलवाना है, बचत खाता खुलवाना है बैंक में, वो ये वाला है बचत खाता, सेविंग अकाउंट्स, ठीक है ना। बाकी तो हमने कभी नाम ही नहीं सुने हैं। तो थोड़ी सी इनकी फैसिलिटी तो बताइए, किस अकाउंट में किस तरह ब्याज मिलता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा पहले तरह का अकाउंट देखिए, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेसमैन लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आप पैसा बहुत दिनों के लिए नहीं रखना चाहेंगे, आप पैसा डालिए, वो पैसा जहां आप भेजना चाहते हैं उसको मिल जाएगा, वो निकाल लेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये एक ऐसा खाता होता है जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि उतने लिमिट तक आप बिना टैक्स के इसमें से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस लिमिट के बाहर फिर आपको टैक्स लगता है। ये बिजनेसमैन लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं करेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा जो हमने बहुत दिनों से सुन रखा है वो अकाउंट ये है, जो हम खुलवाने गए हैं बैंक में, ठीक है, सेविंग अकाउंट, बचत खाता। तो ये अकाउंट हमने पहले से ही सुन रखा है और इसके बारे में जानकारी भी हमको है, तो हम ये खाता खुलवाना चाहते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स। तो हमने कहा सर थोड़ा सा सेविंग अकाउंट्स के बारे में बताइए, ठीक बात। तो उन्होंने कहा ये एक बड़ा प्रोमिनेंट टाइप का अकाउंट है जिसमें हम अपने कस्टमर को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। जैसे अगर आप हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट्स खुलवाएंगे तो हम आपको क्रेडिट कार्ड्स देंगे, डेबिट कार्ड्स देंगे, समझ रहे हैं, एटीएम की सुविधा देंगे, चेकबुक इश्यू कर देंगे, समझ रहे हैं, डीडी वगैरह सब आप अपने से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसकी लिमिट भी काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, आप इसमें अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें जब आप पैसा डिपॉजिट करेंगे, सेविंग अकाउंट्स खुलवा के जब आप इसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपके पैसे का यूज़ नहीं करेगी, समझ आया।
ये अकाउंट आपका रहेगा, जो पैसा आप जमा करेंगे वो पैसा आपका रहेगा, आपके हाथ में उस पैसे का कंट्रोल रहेगा, जब आपकी मर्जी चाहे निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप इस अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, हर महीना हम आपको ब्याज देंगे, हर महीने हम आपको ब्याज देंगे। कब देंगे? तो हमारे यहाँ इसकी एक पर्टिकुलर डेट है, अलग अलग बैंक में अलग अलग डेट होता है, हर महीने इसका इंटरेस्ट आपके अमाउंट में जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं? किस खाते की बात हो रही है? सेविंग अकाउंट्स। इसमें इसकी बेनिफिट्स, मेरिट, डिमेरिट समझ आ रहे हैं? क्या होता है, अगर आप सेविंग अकाउंट्स खोल लेते हैं तो इसमें जो भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे वो पैसा आपका, उस पैसे का बैंक यूज़ नहीं करेगी। समझ रहे हैं? जब आप चाहेंगे उस पैसे को निकाल लेंगे, और आपने बैंक में रखा है इसलिए बैंक वाले उसमें ब्याज भी देंगे, बैंक वाला ब्याज भी देगा और उसके कंट्रोल भी आपके हाथ में रहेंगे। आप अगले दिन निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, जमा करिए, 10 मिनट के बाद निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। समझ आया? तो इसके पूरे कंट्रोल्स ग्राहक के हाथ में होते हैं, और प्लस बैंक इसमें ब्याज भी देती है। समझ आ रहा है? लेकिन बैंक इस पैसे का यूज़ नहीं कर सकती। अगर आप इस खाते में पैसा रखते हैं तो इस खाते का पैसा बैंक अपने लिए यूज़ नहीं कर सकती। समझ आ रहा है ना? और प्लस क्या याद रखना है, इसमें ब्याज भी देती है बैंक। तो उन्होंने बताया इस पर्टिकुलर टाइप के अकाउंट के बारे में। अच्छा, अब हमने पूछा कि ठीक है इसमें ब्याज मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ मिलेगा। कैसे कैलकुलेशन होगा उस ब्याज का? तो उन्होंने बताया सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से होगा। कैसे होगा? तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर के मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं, ये इधर मैं इनका तरीका लिख रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और हर महीने आपके खाते में ब्याज जोड़ देंगे। समझ गए? हर महीने कितने तारीख को? तो आंसर है 10 तारीख को। हर महीने की 10 तारीख, या 10 तारीख से लेकर के महीने का जो आखिरी दिन होगा उस दिन जोड़ेंगे। समझ आ रहा है? अगर आपने हर महीने की 10 तारीख को पैसा जमा किया अपने खाते में, इस खाते में, तो हम उसी दिन 10 तारीख को जमा किया, उसी दिन जितना पैसा आप जमा कर रहे हैं उस पर ब्याज लगा के ऐड कर देंगे। कितने तारीख को? या जब महीना ख़त्म होगा तो महीने का जो आखिरी दिन होगा हम देखेंगे आपके अकाउंट में टोटल प्रिंसिपल कितना है, उस पर हम इंटरेस्ट लगा देंगे और ऐड कर देंगे। तो इस पर इंटरेस्ट हर महीने लगा दिया जाता है, यानी हर महीने इसका इंटरेस्ट आपको मिलता जाता है। समझ रहे हैं? अब ये बैंक वालों के टर्म्स कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो इंटरेस्ट को हर महीने 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 देते जाएं, या हर महीने का जोड़ लें और इकट्ठे एक महीने दे दें 12 महीने का। समझ रहे हैं? जुड़ेगा हर महीने, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर महीने निकाला जाता है। समझ रहे हैं? हर महीने कैलकुलेट होगा। अब वो अलग अलग बैंक के टर्म्स कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो महीने महीने आपको देना चाहते हैं या अलग अलग महीने का जोड़ लें, उसके बाद इकट्ठे जो बनता है वो एक महीने में आपको दे दें। 12 महीने का किसी एक महीने में गिनती बना के या सेट करके उस महीने में आपको ब्याज लगा दें। समझ आ गई बात? तो ये हो गया सेविंग अकाउंट्स। ठीक बात? यहाँ तक समझ आया? इसकी कहानी समझ में आई आपको कि नहीं आई? हाँ। अच्छा, दूसरे अकाउंट के बारे में हमने पूछा, ये जो दूसरा वाला है उसके नीचे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये अकाउंट एक ऐसा पर्टिकुलर अकाउंट है जिसमें आपको ब्याज सेविंग से ज़्यादा मिलेगा। सेविंग अकाउंट में जितना ब्याज हम देंगे उससे ज़्यादा ब्याज किस में देंगे? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में देंगे। तो बताइए कौन सा अकाउंट खोलना ज़्यादा अच्छा है, सेविंग अकाउंट कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट? हाँ, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है और इसमें ब्याज कम मिलता है। यहाँ तक समझ आया? लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप ये वाला अकाउंट खुलवाएंगे तो देखिए जितने दिन के लिए खुलेगा उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। समझ रहे हैं? अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है अकाउंट में, तो साल भर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप अपना पैसा निकाल के यूज़ नहीं कर सकते। जबकि अगर इसको खोलते हैं आप, तो इसमें आप चाहे 10 लाख रुपया रखिए, 5 लाख रुपया रखिए, 2 लाख रुपया रखिए, 10 मिनट के बाद निकाल लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन इसमें अगर आपने अकाउंट खुलवा के पैसा जमा कर दिया तो फिर अगर आपने 2 साल के लिए डिपॉजिट किया है तो आप मर जाएं चाहे आपकी नानी मर जाए, वो 2 साल से पहले नहीं निकलेगा। हाँ, कुछ गंभीर परिस्थितियों में आप ये अकाउंट तोड़वा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ब्रेक करवा के आप अपना पैसा ले सकते हैं, बैंक अपना हिस्सा रख लेगी काट के इंटरेस्ट में से और बाकी का आपको लौटा देगी। तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर
नॉमिनल तरीके से बात की जाए तो जब तक इसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये खाता क्लोज नहीं होगा और जो पैसा डिपॉजिट हुआ है वो विड्रॉ नहीं होगा। समझ आया? लेकिन ब्याज इसमें हम आपको ज़्यादा देंगे सेविंग से। अब आपके ऊपर है भैया कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाइए या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाइए। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? सेविंग में हम क्या कर सकते हैं, जमा करेंगे निकाल लेंगे, जमा करेंगे निकाल लेंगे, ठीक बात, ये हमारे हाथ में, हमारा कंट्रोल रहेगा, ठीक। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा के अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट जमा कर दिया तो फिर जितने साल के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने जमा किया है उससे पहले आप उसको नहीं निकाल सकते। तो मान लीजिए अगर मैं 10 साल के लिए कोई पैसा फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं जान रहा हूँ कि आगे आने वाले 10 साल में इस पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, तो मुझे कौन सा खुलवा लेना चाहिए? 10 साल मुझे यूज ही नहीं करना इस पैसे के, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो मैं 1 लाख रुपया किस में डाल दूँ? फिक्स डिपॉजिट में। इसमें ब्याज भी ज़्यादा है तो 10 साल तक के लिए मैंने इसको फिक्स कर दिया और हर साल इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता जाएगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है इसका। समझ रहे हैं? तो 10 साल तक के लिए हमने इसको फिक्स कर दिया। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अब आप इस पैसे को दोबारा निकाल नहीं सकते जब तक कितना साल ना पूरा हो जाए, 10 साल पूरा ना हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आई? ये है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, अब इस अकाउंट में जो पैसा आप जमा करेंगे वो पैसा बैंक लेके अपने यूज़ में लगा लेगी, मार्केटिंग कर लेगी, क्योंकि बैंक पैसा कैसे बनाती है? शेयर मार्केट से। बैंक में जो पैसा आता है उसका बिजनेस किया जाता है। आपको क्या लगता है कोई बेवकूफ़ है बैंक खोल के बैठा है? वो पैसा जो कलेक्ट होता है उसका बिजनेस होता है, बिजनेस से मुनाफा मिलता है, उस मुनाफे से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। समझ आया? तो जो पैसा आपने 10 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया, बैंक तो श्योर है ना कि 10 साल से पहले तो इसको देना ही नहीं है, ये पैसा फंस गया हमारे पास 10 साल के लिए जमा, तो उस पैसे को वो 10 साल तक जैसे चाहे वैसे यूज़ करे, 10 साल के बाद ना आपको लौटाना है। तो ये पैसा फिर बैंक यूज़ करती है, जबकि सेविंग अकाउंट में जमा किया गया पैसा बैंक यूज़ नहीं करती। ये समझ आया? आया? हमने कहा नहीं ठीक है, सोचेंगे। तीसरी कैटेगरी बताइए इसके बाद वाली, कौन सी कैटेगरी आई? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। थोड़ा सा इसको बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये भी फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है, ये भी फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है, लेकिन जितना ब्याज हम आपको फिक्स डिपॉजिट में देंगे उतना नहीं दे पाएंगे इसमें। तो इसमें जो ब्याज है, रेट है इंटरेस्ट का, वो कम रहेगा। किससे? फिक्स डिपॉजिट से, लेकिन सेविंग वाले से ज़्यादा रहेगा। समझ आया? हम इसमें आपको ब्याज देंगे, सेविंग से ज़्यादा देंगे, लेकिन फिक्स वाले से कम देंगे। तो ये बीच वाली कैटेगरी हो गई। सबसे कम ब्याज किस में मिलेगा, उससे ज़्यादा किस में मिलेगा, और सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा। यहाँ तक समझ आया? आया? तो ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में सुनिए कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्या मतलब होता है। तो आंसर है बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा माइनर डिफरेंस इस बात का है कि फिक्स डिपॉजिट करते समय आप एक लंबी चौड़ी रकम इकट्ठे जमा कर देते हैं, एक बार 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, यानी टोटल अमाउंट आप टोटल टाइम पीरियड के लिए सबमिट कर देते हैं। ठीक, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको इंस्टॉलमेंट बांधा जाता है, थोड़ा थोड़ा पैसा। जैसे आप 1-1 हज़ार जमा करना चाहते हैं, 5-5 हज़ार जमा करना चाहते हैं, 10-10 हज़ार जमा करना चाहते हैं, मंथली जमा करना चाहते हैं, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जैसे भी आप जमा करना चाहते हैं वो आपको किस्त बना देते हैं, इंस्टॉलमेंट। और जितना इंस्टॉलमेंट बन जाएगा हर महीने आपको उतना इंस्टॉलमेंट जमा करना है, फिर वो नहीं चूकेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? जैसे भाई इकट्ठा 1 लाख रुपया कहाँ से पाऊँ मैं 1 साल में जमा करने के लिए? मुझे 1 साल में 1 लाख रुपया जमा करना है, मैं इकट्ठा 1 साल में 1 लाख नहीं जमा कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, उस 1 लाख को 12 से डिवाइड कर लेता हूँ। समझे? तो कितना आएगा? 10,000 से कुछ कम आएगा, 12-8 96 होता है, 8,000 कुछ रुपया आएगा। 8,000 कुछ रुपया मैं 1 महीने में जमा कर सकता हूँ, मेरे पास होता है। मेरी सैलरी इतनी है कि मैं 8,000 कुछ रुपया या 8,500 रुपया जमा कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाला अकाउंट हम खोल लेते हैं, क्योंकि हम हर महीने 8,000 रुपया बचा लेते हैं। तो हर महीने हमारा किस्त कितना बना दीजिए, इंस्टॉलमेंट 8,000 रुपया का, 8,500 रुपया का, और ये मैं मंथली आपको देता जाऊँगा। ठीक है? तो इंस्टॉलमेंट कितने का बन गया? 8,000 का। हर महीने आपको 8-8 हज़ार करके इसमें जमा करना है, हर महीने। ठीक है? तब जाके साल भर में कितना हो जाएगा? 1 लाख, जो कि इकट्ठा आप जमा कर रहे थे। अगर आपके पास इकट्ठा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए? रिकरिंग अकाउंट। लेकिन इकट्ठा अगर पैसा है और उसको फिर आप कुछ लंबे टाइम के लिए सेफ रखना चाहते हैं, तो कौन सा खुलवाना चाहिए? इसमें ब्याज ज़्यादा
और इसमें ब्याज थोड़ा सा कम, लेकिन इससे ज़्यादा। यहाँ तक समझ आया? आया कि नहीं आया? आया ना? तो दोनों अकाउंट एक जैसे ही हैं, बस दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? इसमें इकट्ठा पैसा जमा होता है इकट्ठे टाइम के लिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा जमा होता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। समझ आया? जैसे मैं रिकरिंग अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ 10 साल के लिए, हर महीना मैं 8-8 हज़ार 8.5 हज़ार जमा कर रहा हूँ ताकि एक साल में 1 लाख रुपया हो जाए, तो 10 साल में मैं कितना जमा कर लूँगा? 10 लाख रुपया जमा कर लूँगा। वो चीज़ मैं इकट्ठा, अगर मेरे पास 10 लाख होता तो मैं 10 लाख जमा करता और 10 साल के लिए फिक्स कर देता, तो ये एक ही बार का प्रोसेस है, ब्याज ज़्यादा है इसमें। लेकिन अगर मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं है, मैं 8 हज़ार ही जमा कर सकता हूँ, तो मुझे रिकरिंग वाला खुलवा लेना चाहिए। हर महीना मैं 8.5 हज़ार रुपया जमा करूँगा, 10 साल के लिए टाइम पीरियड बना लूँगा, महीना महीना मुझे 8-8 हज़ार का पैकेज जमा करना है। समझ आया? ब्याज थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन सुविधा तो रहेगी कि मैं इकट्ठा नहीं दे पाऊँगा, 8-8 हज़ार जमा करूँगा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? आया ना? अच्छा, हमने कहा ठीक है, थोड़ा दोनों के ब्याज के कैलकुलेशन तो बताइए कैसे करेंगे। फिक्स डिपॉजिट में आप ब्याज कैसे कैलकुलेट करके देते हैं, और इसमें रिकरिंग में आप ब्याज कैसे कैलकुलेट करके देते हैं, ठीक है ना? उन्होंने कहा ठीक है, ये भी सुन लीजिए। फिक्स डिपॉजिट में जो ब्याज कैलकुलेट किया जाता है वो कंपाउंडेड किया जाता है। कौन सा इंटरेस्ट लगाते हैं इसमें हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? जितना अमाउंट बन जाएगा ब्याज लगने के बाद, आपने जितना जमा किया होगा उसको माइनस कर देंगे, वो ब्याज बनेगा। समझ रहे हैं? तो इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। समझे आप? ये अमाउंट कैसे निकलेगा ये तो समझ में आया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला छोटा सा ये। अब बताइए ये अमाउंट कैसे निकलेगा? यानी हम अगर 10 हज़ार जमा कर रहे हैं तो उसका कितना ब्याज बनेगा 1 महीना में, 6 महीना में, साल भर में, जब भी आप इंटरेस्ट लगाते होंगे। अब ये वाला इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई बैंक बोलेगी हम 6-6 महीने में देते हैं इंटरेस्ट, कोई बोलेगा हम 1-1 साल में देते हैं इंटरेस्ट, कोई बोलेगा हम 1.5 साल में करते हैं, कोई बोलेगा हम 2 साल में करते हैं। समझ आया? कोई बोलेगा हम 3-3 महीने में इंटरेस्ट जोड़ते जाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, लेकिन करेंगे कंपाउंड ही। समझ गए बात? तो ये अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट निकालने का एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। दिस इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स एट विच कंपाउंड इंटरेस्ट इज अप्लाइड। जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाएगा यहाँ उतनी बार टाइम लिखा जाएगा, उतने नंबर आ जाएंगे। वो एंड टाइम नहीं है ना। जैसे हमने बोला अपना पैसा 10 हज़ार रुपया हम जमा कर रहे हैं और 1 साल के लिए कर रहे हैं। कितने के लिए? 1 साल के लिए फिक्स कर रहा हूं, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। टाइम पीरियड कितना है? 1 साल। बैंक बोलती है हम 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देंगे। मैंने तो 1 साल के लिए जमा कर दिया 10 हज़ार रुपये। बैंक कब ब्याज लगाएगी? 6 महीने में। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगा देगी? 2 बार, है ना? अब वो बोलेगी भैया हम 10% आपको देंगे 1 साल में, 10% पर एनम। 1 साल में कितने परसेंट दे रहे हैं? 10% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन हम जोड़ेंगे 6-6 महीने में। तो पूरे 1 साल में ब्याज कितना देना है? 10% जो आप जमा कर रहे हैं उसका। लेकिन हम जोड़ेंगे कब? 6 महीने, 6 महीने। तो जब पूरे 1 साल में 10% देते हैं तो 6 महीने में कितने परसेंट हो जाएंगे? आधा, 5%। तो जब 6 महीने में ब्याज जोड़ेगा वो, तो रेट कितना ले लेगा? 5%। अगले 6 महीने में 5%। कितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया उसने? 2 बार। इसलिए ये टाइम कितना लिख देगा? 2। रेट कितना हो जाएगा? आधा, 5 का आधा, सॉरी 10 का आधा, 5। समझ रहे हैं? तो यहाँ n क्या चीज होता है? जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है उतने नंबर। ठीक बात? अच्छा, ये हो गया तरीका फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है? अच्छा, अब हमने बोला थोड़ा रिकरिंग का बताइए कैसे निकालेंगे। तो रिकरिंग का निकालने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है, रिकरिंग वाला जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, इसको हम लोग निकालते हैं ऐसे, P इंटू आर इंटू टी, या टाइम को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट में हम जमा कर रहे हैं ना। 1 महीने पहली किस्त, फिर दूसरे महीने दूसरी किस्त, फिर तीसरे महीने तीसरी किस्त, इंस्टॉलमेंट रहेगा तो इसमें इंस्टॉलमेंट ऐड हो जाता है। सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इज n and n+1 डिवाइडेड बाय 24। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला रिकरिंग निकालने का है। समझ आ रहा है? इस पर हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे आया ये। ठीक है ना? अभी सिर्फ फॉर्मूले की बात हो रही है तो फॉर्मूला आप नोट करेंगे। रिकरिंग अकाउंट में
ब्याज कैसे निकाला जाता है? आंसर है ऐसे निकाला जाता है। ठीक है ना, समझ आया? इसमें पी क्या चीज़ है? तो आंसर है हर महीने जो इंस्टॉलमेंट आप जमा कर रहे हैं उसका अमाउंट। व्हाट इज पी? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज आर? एक साल में जो ब्याज दर बैंक लगा रही है वो रेट 12% दे रही है, 8% दे रही है, 6% दे रही है, ये रेट। व्हाट इज एन? एन है नंबर ऑफ मंथ जिसमें आप इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। एक ही चीज़ है ना, कितने महीने तक जमा कर रहे हैं या कितने इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं, एक ही बात है। तो ये है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। समझ आया? तो अननोन क्वांटिटी इसमें कौन है? पी आर एन। पी क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट का पैसा, हर महीना कितना कितना पैसा दे रहे हैं। आर एक साल में लगने वाला ब्याज। एन कितने महीने तक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, या इंस्टॉलमेंट क्या ठो हैं। समझ आया? तो ये फॉर्मूला उन्होंने बनाया क्या नापने के लिए? रिकरिंग अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ये नोट कर लें, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये कैसे आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए और जो अकाउंट हैं और इसके अलावा जो अकाउंट्स हैं इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, मेरिट डिमेरिट इसके क्या होते हैं। तो ये वाला अकाउंट देखिए, सीनियर सिटीजन अकाउंट, ये तो नाम पढ़ के ही आप समझ जा रहे हैं कि आप नहीं खुलवा सकते, है ना। अभी आप लोग 10th पढ़ रहे हैं और आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ये अकाउंट कब खुलेगा? जब आप 10वीं पढ़ लेंगे, 12वीं पढ़ लेंगे, कॉलेज कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, शादी ब्याह कर लेंगे, बाल बच्चों के शादी ब्याह कर लेंगे, और तब पहुंचेंगे 60 के पार, 60 के पार, और तब ये खुलेगा आपका अकाउंट। तब फिर आप क्या कहलाएंगे? सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। और आपको रेलवे में भी छूट मिलेगी। रेलवे में छूट मतलब टिकट कंसेशन हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में कोटा होता है, किराया कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको फिर वहाँ और सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये अकाउंट समझ रहे हैं, अभी आप नहीं खुलवा सकते। कब खुलेगा? जब आप 60 साल के पार हो जाएंगे तब ये खुलेगा। ठीक बात? हाँ, अगला पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये क्या है? तो आंसर है ये एक ऐसा पर्टिकुलर अकाउंट होता है जिसमें आप 10 करोड़ रुपए रख लें जमा करके, 10 करोड़ रुपए भी रख लें, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि किसी और अदर अकाउंट में अगर आप 5 लाख रुपए भी रखते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप 2.5 लाख के 3 लाख से ज़्यादा पैसा रखते हैं तो आपको टैक्स लगेगा। लेकिन ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप करोड़ों रुपए रख लें, अरबों रुपए रख लें, 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। ऊपर से गवर्नमेंट इसमें और टैक्स और ऊपर से इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा लगा के बढ़ा के पैसा आपको देगी आखिरी में। और ये किसका होता है? तो आंसर है काम करने वालों का होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो। हर एक का पीपीएफ अकाउंट होता है। सैलरी से जो पैसा डिडक्ट होकर के जमा होता है आपके बुढ़ापे के लिए, जब आप रिटायर होंगे तो ये पैसा मिलेगा, ये वो वाला अकाउंट होता है। इसी अकाउंट में जमा होता है। अब इस अकाउंट में जिस संस्था में आप काम करते हैं वो जो आपको सैलरी देते हैं उस सैलरी से कुछ पैसा कटता है तो इस अकाउंट में जमा हुआ। जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वो संस्था भी आपके लिए उसमें अपनी तरफ से कुछ पैसा जमा करेगी, ये वो अकाउंट है। फिर कुछ इंटरेस्ट भी देगी, और ये अकाउंट जिस बैंक में खुलेगा वो बैंक भी इंटरेस्ट देगी आपको। जिस अकाउंट में ये बैंक होगा वो बैंक अपनी तरफ से इंटरेस्ट देगी। जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वो संस्था अपनी तरफ से पैसा देगी। जो सैलरी आपकी कट रही है वो तो जमा ही हो रही है, प्लस गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करती है। इसलिए कर कुरा के लास्ट में आपको काफ़ी भारी भरकम पैसा मिलता है इस अकाउंट से जब आप रिटायर होते हैं। समझ आया? तो ये समझ गए क्या है, ये समझे कि नहीं? और ये लास्ट सुन लीजिए, नो फ्रिल्स अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसका एक अभी छोटा सा एग्जाम्पल आया था जिसको बोलते हैं जनधन योजना। आपने सुना है मोदी जी ने जनधन योजना चलाया था? क्या मतलब है उसका? आप बैंक जाएंगे खाता खुलवाने, तो बैंक वाला जब आपका खाता खोलेगा तो बोलेगा मैडम यस सर, मिनिमम अकाउंट आपको 2000 रुपया रखना ही है। एक्सिस बैंक में खुलवा रहे हैं, आईसीआईसीआई में खुलवा रहे हैं खाता, तो वो बोलेगा कुछ भी खुलवाओ, सेविंग भी अगर आप खुलवा रहे हो 5000 रुपया रखना ही पड़ेगा, नहीं तो खाता ही कैंसिल हो जाएगा आपका। मिनिमम अकाउंट कितना मेंटेन करके रखना है? 5000 रुपया प्राइवेट बैंक में। और गवर्नमेंट बैंक में जैसे सेमी गवर्नमेंट बैंक एसबीआई है, पार्शियल गवर्नमेंट बैंक है, पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट बैंक, पार्शियल गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई,
उसमें जो सेविंग बैंक आप खोलते हैं उसमें आपको 1000 रुपया कम से कम रखना ही पड़ेगा। अगर आप 1000 रुपया से कम रखते हैं अपने खाते में पैसा, तो पैसा डिडक्ट होने लगेगा, कट जाएगा, और कुछ दिन बाद खाता ही क्लोज हो जाएगा। समझ आया? तो क्या मजबूरी होती है खाता खुलवाने के लिए? आपको कुछ पैसा उसमें फंसा के रखना ही पड़ता है, नहीं तो फिर खाता बंद होने की टेंशन लगी रहेगी आपको। लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर अकाउंट है जो बिना पैसे के खुल जाता है और बिना पैसे के मेंटेन रहता है, बंद नहीं होता कभी भी। इसमें वो सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं जो अदर अकाउंट्स में आपको दी जाती हैं। क्रेडिट कार्ड्स हो गया, सेविंग में बेनिफिट्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, समझ रहे हैं, चेक बुक हो गया, ये सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? ये ज़ीरो बैलेंस से ओपन हो जाता है। आप 1 रुपया नहीं भी जमा करेंगे तो भी खुल जाएगा खाता, कभी भी नहीं जमा करेंगे तो भी नहीं मरेगा खाता, जिंदा रहेगा, जब भी आप चाहें जमा कर सकते हैं। ये वो खाता है, नो फ्रिल्स अकाउंट बोलते हैं। आया समझ में? तो 7 तरह के अकाउंट मैंने आपको यहाँ पर बताए। ये 7 तरह के अकाउंट आपको समझ में आए? किस अकाउंट में कब हमको पैसा जमा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, किस में कैसा ब्याज मिलता है, किस में ज़्यादा किस में कम, समझ में आया? तो बोलिए, मेन जो है हमारे ना, ये 3 चीज़ें हमको अपने सिलेबस में इंक्लूड करनी है। ये एक सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, और इसमें से जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो ये 2 होंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तक का कैलकुलेशन आप जूनियर क्लासेस में बहुत कराए हैं, तो अब यहाँ आपको ये नहीं निकलवाया जाएगा ये इंटरेस्ट। समझे कि नहीं समझे? अब आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर, इवन आप 9th में ये कराए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कराए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसकी जगलरी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। ठीक बात। मेन आपको जो फोकस करना है वो किस अकाउंट पर करना है? रिकरिंग अकाउंट पर। और रिकरिंग अकाउंट के लिए हर महीना किस्त देना है। समझ आया? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हर महीना मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगा और इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आया ना? पक्का? तो बोलिए कितने तरह, अच्छा फिर से मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए? बोलिए। इन दोनों में पैसा जमा होगा तो बैंक उस पैसे को यूज करेगी, इसलिए यूज कर रही है इसलिए ज्यादा ब्याज देगी आपको, क्योंकि आपके पैसे का यूज हो रहा है। इस खाते में जब आप पैसा जमा करेंगे तो बैंक आपके पैसे को यूज नहीं करेगी, इसलिए ब्याज भी कम दे रही है ऐसे खाते में। समझे कि नहीं समझे? अब आप इन तीनों में से मुझे बताइए कौन सा खाता आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए? सेविंग, रिकरिंग कि फिक्स्ड डिपॉजिट? तो आंसर है ये डिपेंड करता है आदमी की सिचुएशन पर, है ना। मान लीजिए आपके पास अभी 2 लाख रुपया है, लेकिन आपको बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी कुछ दिनों बाद, अभी नहीं है, कुछ दिनों बाद ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवा लिया तो फिर आपको 2 महीने के बाद उस 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपने साल भर का डिपॉजिट वाला अकाउंट खुलवा लिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट वाला, तो फिर क्या होगा? आपकी ज़रूरत ही बनी रह जाएगी। समझ रहे हैं ना? वो पूरी नहीं हो पाएगी ना, आपको टाइम में पैसा मिलेगा। तो फिर आपको कौन सा खाता खुलवाना चाहिए? अगर उस पैसे की ज़रूरत आपको फ्यूचर में है, नेक्स्ट फ्यूचर में, तो कौन सा खुलवाना चाहिए? हाँ, सेविंग अकाउंट्स खोलना चाहिए। रिकरिंग में भी क्या लफड़ा है, जिस टाइम के लिए आप खुलवाएंगे उस टाइम से पहले आप उसको नहीं निकाल सकते। इसमें फ़ायदा क्या है? इकट्ठा पैसे नहीं देना है बैंक वालों को, थोड़ा थोड़ा देना है हर महीने बस। लेकिन है दोनों एक ही जात बिरादरी के, दोनों में फिक्स ही हो रहा है पैसा। एक में इकट्ठा दे के फिक्स कर रहे हैं और एक में थोड़ा थोड़ा दे के फिक्स कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं इसलिए ब्याज भी वो थोड़ा थोड़ा दे रहा है, इकट्ठा दे रहे हैं इसलिए ब्याज भी ज़्यादा दे रहा है बैंक वाला। समझ आया? तो ये 3 तरह के अकाउंट आपको समझ में आए कि नहीं आए? अब अगर ये अकाउंट आपको समझ में आ गए हैं तो हम एग्जाम्पल क्वेश्चन इसके स्टार्ट करें, और एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो वहाँ फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसका खाली नोमेनक्लेचर लिख लेते हैं कि पी क्या चीज़ है। पी इज मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने जो इंस्टॉलमेंट आप जमा करते हैं पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। व्हाट इज आर? आर को कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, एन क्या है? व्हाट इज एन?
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ मंथ अप टू विच इंस्टॉलमेंट हैज डिपॉजिटेड, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ अब हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लें।